सो दिस इज़ द वर्चस्व। और अनअकैडमी का MPPSC का एक मैगज़ीन है जो मंथली मैगज़ीन आप लोगों को मिलता है, तो उसका एनालिसिस है। उसका एनालिसिस इस लेक्चर के अंदर हम लोग कर रहे हैं। और अनअकैडमी पे प्लस सब्सक्रिप्शन के लिए यू कैन यूज़ माई कोड पवन लाइव। और एक साल का जो सब्सक्रिप्शन है इट कॉस्ट 8800 रुपीज़। जबकि आप मेरा जो कोड यूज़ करेंगे तो 10% आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। उसके बाद जब आप क्रेडिट पॉइंट्स यूज़ करते हैं, इसका जो रोज आपका जब लेक्चर देखते हैं, यू विल गेट सम क्रेडिट पॉइंट। जब क्रेडिट पॉइंट आप यूज़ करेंगे तो आपको फर्दर 10% डिस्काउंट और मिल जाएगा, जिसके अंदर 880 रुपये का इन द 10% डिस्काउंट। उसके बाद 2 साल का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो टोटल 1280 रुपये का जो डिस्काउंट है वो आपको फर्दर यहाँ पे मिल जाएगा। तो इसी तरीके से 10,368 रुपये में 2 साल का सब्सक्रिप्शन आपको मिलेगा। तो कोड यूज़ कर दिए और प्लस सब्सक्रिप्शन लीजिए। चलिए अब बात करते हैं करंट अफेयर की। करंट अफेयर के क्या क्या टॉपिक्स हैं इसके अंदर, ठीक है। तो क्या हो गया? चलो ओके। तो पहली खबर की, आप पहले नेशनल न्यूज़ की बात करेंगे, फिर अच्छा इंटर नहीं नहीं कोई बात नहीं, दिखा दूंगा मैं। इंटरनेशनल न्यूज़ की बात करेंगे तो एक सेशन अपन एलेक्सा का रख लेंगे। तुम उससे क्वेश्चन पूछना, फिर वो आंसर करेगी। तो एक सेशन एलेक्सा सेशन रख लेंगे, डोंट वरी, है ना। तो डोंट वरी, तुमको मैं गिफ्ट कर दूंगा उससे। अच्छा चलो, तो नेशनल न्यूज़ की बात करें या राष्ट्रीय खबरों की बात करें तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैं। उन्होंने 33rd आपका जो प्रगति इंटरेक्शन है, प्रगति इंटरेक्शन को यहाँ पर आपको आयोजित किया। अब जितनी भी मीटिंग्स वगैरह चल रही हैं सब आजकल ऑनलाइन चल रही हैं या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम कर रही है। तो उस तरीके से उन्होंने जो प्रगति 2020 है उसको ऑर्गेनाइज किया। 33rd उसका इंटरेक्शन यहाँ पर आपको सेशन था। प्रगति का जो फुल फॉर्म है ये आप याद कर लो, तो प्री में कई बार आपको आ भी सकता है। इट्स कॉल्ड द प्रोएक्टिव गवर्नमेंट एंड टाइमली इम्प्लीमेंटेशन। ये जो प्रोग्राम है तो ये इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है, उसके द्वारा शुरू किया गया है। और इसका जो मेन जो उपयोग है वो मेन उसके उपयोग यहाँ गवर्नमेंट जो सर्विसेज वगैरह होती हैं उनकी कोई कंप्लेन वगैरह आपको दर्ज करनी है, कोई भी ग्रीवेंसेस है, कोई भी आपकी शिकायतें हैं, तो उन शिकायतों का जो समाधान है उसके लिए ये जो प्रोजेक्ट है ये यूज़ किया जाता है। और इसके अंदर बड़े लेवल पे जितनी भी सरकारी योजनाएं वगैरह हैं इन सबको मिला के, जितनी भी गवर्नमेंट एक्टिविटीज़ वगैरह हैं सबको मिला के उनकी शिकायतें वगैरह कुछ भी करना है तो उसके लिए ये प्रगति प्लेटफॉर्म जो है इसका उपयोग किया जाता है। अगली खबर की बात करें तो एक फिल्म है, इट्स कॉल्ड द जलीकट्टू। इसको 93rd जो ऑस्कर अवार्ड है, तो 93 ऑस्कर अवार्ड जो है, 93 ऑस्कर अवार्ड उसको उसके लिए उसका जो नॉमिनेशन है वो नॉमिनेशन यहाँ पर आपको किया गया है। अब जो ऑस्कर अवार्ड है, अकेडमी अवार्ड भी उनको बोला जाता है, तो हर साल इस प्रकार के ऑस्कर या जो अकेडमी अवार्ड है हर साल यहाँ पर आपको दिए जाते हैं। और उसके लिए फिर कुछ फिल्म्स जो होती हैं उनको नॉमिनेट किया जाता है। तो हर देश जो है वो फॉरेन फिल्म का जो कैटेगरी है, विदेशी फिल्म का जो कैटेगरी है, तो विदेशी फिल्म की कैटेगरी के अंदर उसको नॉमिनेट किया जाता है। तो हमारे यहाँ पर भी 93rd जो ऑस्कर था उसमें इस फिल्म को फाइनली शॉर्टलिस्ट किया गया। और इसको बनाने वाले जो व्यक्ति हैं, याद रखना, इट्स कॉल्ड द लीजो जोस पैल्सरी हैं। उन्होंने इस मूवी को बनाया है, इसको डायरेक्ट किया है। तो यहाँ पर अगर मूवी अवार्ड जीते ना जीते वो मायने नहीं रखता, लेकिन जो मूवी जाती है उसके बारे में, वो कुछ लैंग्वेज के अंदर मूवी है, किस सब्जेक्ट के ऊपर बनी है, डायरेक्टर कौन है, ये कई बार क्वेश्चन वहाँ पर आपको आ जाता है। अब जलीकट्टू आप लोग समझते होंगे, तो जलीकट्टू है वो स्पेशली साउथ इंडिया के अंदर, स्पेशली तमिलनाडु के अंदर एक गेम होता है। और उसके अंदर आपके जो फेस्टिवल्स वगैरह होते हैं तो वहाँ पे कई सारे जो बैल हैं या जो आपके सांड वगैरह होते हैं उन लोगों को दौड़ाया जाता है और लोग उनसे फिर आपको वहाँ पर आपको फाइट करते हैं। तो कई सारे एनिमल्स वगैरह हैं, उनको कई बार उसके अंदर नुकसान भी यहाँ पर आपको हो जाता है। एक तरीके से ये माना जाता है कि कई सारे लोगों की उसके अंदर डेथ भी हो जाती है, क्योंकि उन लोगों को शराब वगैरह पिलाई जाती है। कई बार वो लोग काफ़ी ज़्यादा एंग्री एग्रेसिव हो जाते हैं एनिमल्स, तो उनको कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो ह्यूमन लॉस भी होता है, साथ ही जो एनिमल है उनका भी बड़े लेवल पे यहाँ पर आपको लॉस होता है। तो उसको लेके ये मूवी बनाई गई है एंड दिस मूवी इज़ इन द मलयालम। तो याद रखना मलयालम मूवी के मलयालम लैंग्वेज के अंदर है, 93rd के अंदर गई है। और लीजो जॉस पेल्सरी है उसने इसका जो डायरेक्शन है वो डायरेक्शन यहाँ पर आपको किया है। क्या हो गया रिया? तो बीच में पढ़ाते पढ़ाते मैं आंसर नहीं करता, है ना, ये आप देख लीजिए, है ना, क्योंकि पढ़ाते पढ़ाते बीच में लिंक टूटता है। तो उसके बीच में आपको हर क्वेश्चन का मैं आंसर करने लूँगा तो मैं लिंक में पढ़ा नहीं पाऊँगा, है ना। तो MCQ वाली क्लास आज नहीं है, MCQ वाली आपकी क्लास कल है। तो मलयालम के अंदर मूवी बनाई गई और 27 जो मूवीज़ हैं, 27 मूवीज़ को पहले शॉर्टलिस्ट किया गया था, हिंदी, मराठी और दूसरी कई सारी भाषाओं के अंदर। और उसके अंदर फाइनली जो आपका जो जलीकट्टू है उसको यहाँ पर आपको सेलेक्ट किया गया। तो 93rd के अंदर जो 25 मार्च 2021 है उसको अंदर उसका सेशन होगा और उसके बाद फिर उसको वहाँ पर आपको बताया जाएगा, ठीक है। तो दिस इज़ द जलीकट्टू मूवी और फेस्टिवल से भी रिलेटेड है। इसको लेके एक सुप्रीम कोर्ट का केस भी अभी कुछ समय पहले था, जहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने इसके ऊपर बैन लगा दिया था। फिर वहाँ की गवर्नमेंट जो थी
उनका बोलना था कि उस बैन को हटाया जाए और फिर एक अलग फॉर्मेट के अंदर उसको वहाँ पर आपको अप्रूव किया। तो बहुत ही एंशंट गेम है भारत के अंदर, हज़ारों सालों से वो जो गेम है वो गेम वहाँ पर, या इस प्रकार का जो फेस्टिवल है वो फेस्टिवल वहाँ पर आपको आयोजित किया जा रहा है। चलिए अगली न्यूज़ की बात करें तो जो 26/11 है, 26/11 है, तो उसकी जो 12वीं बरसी है या 12th उसकी जो एक एनिवर्सरी है, उसको भी यहाँ पर सेलिब्रेट तो नहीं बोल सकते उसको, लेकिन उसको भी यहाँ पर उन लोगों को यहाँ पे याद किया गया। एज यू नो कि 26 नवंबर 2008 को भारत के ऊपर मुंबई जो शहर है वहाँ पर पाकिस्तान के कुछ आतंकवादी आए थे और उन्होंने फिर मुंबई में कई सारे ताज होटल्स हैं, नरीमन पॉइंट है, ऐसे कई सारे पॉइंट्स को कैप्चर किया था। ओपेराई ट्राइडेंट होटल वगैरह हैं, उनको कैप्चर करके वहाँ पर आतंकवादी हमले बड़े लेवल पे किए थे। उस समय मुंबई में तकरीबन 200 से 250 लोग जो हैं उस पूरे हमले के अंदर यहाँ पर आपको मारे गए थे। ठीक है, 10 आतंकवादी जिसमें जो अजमल कसाब था वो जिंदा वहाँ पर आपको पकड़ा गया था। तो जो मेन उनके जो पॉइंट्स थे, छत्रपति शिवाजी टर्मिनस जहाँ से आपके कसाब हैं उसको जिंदा पकड़ा गया, फिर आपका छाबड़ा हाउस, ओपेराई ट्राइडेंट होटल, ताज होटल, लियोपर्ड कैफ़े, कामा हॉस्पिटल, नरीमन हाउस, इन सभी पॉइंट्स के ऊपर हमला किया। तो हर साल फिर 26 जो नवंबर है उसको फिर उन लोगों को याद किया जाता है। कई सारे हमारे जो मुंबई के जो पुलिस के जवान थे, कई सारे कमांडोज वगैरह हैं, उनकी भी उसके अंदर वहाँ पर शहादत हुई थी, तो उनको याद किया जाता है। और उसी के बाद से भारत के अंदर पूरा जो हमारा जो सिक्योरिटी है उसको बड़े लेवल पे स्ट्रॉन्ग किया गया। उसके बाद एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया है, इट्स कॉल्ड द नेट ग्रिड। अभी जो नेट ग्रिड है इसका मेन काम होता है कि जितनी भी इन्फॉर्मेशन है, जितनी भी खुफिया इन्फॉर्मेशन आपके पास में है, जितनी भी सिक्योरिटी रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है, उसको एक सिंगल प्लेटफॉर्म के ऊपर यहाँ पर आपको लेके आए। ठीक है, तो आर्मी से कुछ आ रहा है, नेवी से कुछ इन्फॉर्मेशन आ रही है, आईबी रॉ से कुछ अलग अलग इन्फॉर्मेशन आ रही है, तो उन सबको कलेक्ट किया जाता है नेट ग्रिड में और सबको मिला के फिर कोई भी इस प्रकार की घटना, हमला होने की संभावना वगैरह है, उन चीज़ों को इंटरसेप्ट किया जाता है ताकि इस प्रकार की जो घटनाएं हैं उन घटनाओं को यहाँ पर आपका रोका जा सके। ठीक है, अगली न्यूज़ की बात करें तो बैंगलोर टेक समिट 2020 है, वो ऑर्गेनाइज किया गया। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने उसको वहाँ पर उसका उद्घाटन यहाँ पे किया। और ये बेसिकली एक टेक समिट है, या जो टेक्नोलॉजी से जो भी आपका जो डेवलपमेंट वगैरह है उसको लेके इसके अंदर यहाँ पे बात की गई। तो हर साल इस प्रकार की जो टेक समिट है बेंगलोर के अलावा भारत के कई सारे अलग अलग जो पार्ट्स हैं उन पार्ट्स के अंदर आयोजित की जाती है। अभी ये 19 नवंबर से लेके 21 नवंबर 2020 के अंदर आयोजित की गई। ये भी ऑनलाइन समिट था, क्योंकि जितनी भी समिट्स वगैरह हैं अभी सभी समिट्स वगैरह ऑनलाइन हो रही है। और इसका जो थीम रखा गया इट्स कॉल्ड द नेक्स्ट इज़ हाउ, कि जो अगला जो भी आने वाला समय है वो कैसा होगा या अगला कैसा होगा। तो जो टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट है, जो तकनीकी विकास है, उसको लेके बड़े लेवल पे इसके अंदर जो चीज़ें हैं वो चीज़ें यहाँ पर आपको की जा रही है। उसके बाद अगली जो खबर है वो उत्तर प्रदेश से है। उत्तर प्रदेश के अंदर हर घर नल योजना जो है वो योजना यहाँ पर आपको लॉन्च की गई। बेसिकली ये योजना है, ये मध्य प्रदेश मतलब ये जो केंद्र सरकार है उसका जो आपका जो डिपार्टमेंट है उन्होंने इसको यहाँ पर आपको लॉन्च किया, जल शक्ति मंत्रालय ने। लेकिन उत्तर प्रदेश और बाकी जो राज्य हैं वो अपने अपने हिसाब से इस योजना को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। और इसका जो टारगेट है वो टारगेट है कि 2024 तक पूरे भारत के अंदर हर घर नल, कि हर घर में, लोगों के घर में नल हो और टैप वाटर जो है या नल का पानी है लोगों को यहाँ पर आपको मिले। तो उसको लेके प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैं, उन्होंने 22 नवंबर को उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर से इस योजना की, वहाँ पर उत्तर प्रदेश के नागरिक हैं उनके लिए यहाँ पर आपको शुरुआत की। और वहाँ पर 5555 करोड़ रुपए का जो पूरा बजट है वो बजट यहाँ पर आपको रखा गया। अब जो उत्तर प्रदेश है वहाँ पर कई सारी बड़ी बड़ी रिवर्स हैं, गंगा है, घाघरा है, यमुना है, सरयू है। लेकिन इतनी सारी रिवर्स होने के बाद, नदियाँ होने के बावजूद भी वहाँ पर जो पानी का जो कमी है, वो पानी की बहुत ज़्यादा वहाँ पर आपको कमी है। या फिर वहाँ पर जो टैप वाटर है या जो पीने का पानी है उसकी काफ़ी कमी है। तो उस चीज़ को कम करने, उसको हैंडल करने के लिए या उसको मैनेज करने के लिए ये योजना यहाँ पर आपको शुरू की गई। और उन्होंने भी यहाँ पर टारगेट रखा है कि 2024 तक पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर हर घर के अंदर जो टैप वाटर है या जो नल का पानी है वो नल का पानी लोगों को यहाँ पर साफ़ स्वच्छ पानी वहाँ पर आपको अवेलेबल होगा। अगली खबर की बात करें तो ऑल इंडिया प्रेसाइडिंग ऑफिसर कॉन्फ्रेंस या अखिल भारतीय जो पीठासीन अधिकारी जो सम्मेलन है, ये सम्मेलन नई दिल्ली के अंदर आयोजित किया गया। अब पीठासीन अधिकारी होते क्या हैं, पहले मैं आपको ये बता देता हूँ। तो जो पीठासीन अधिकारी होते हैं ये बेसिकली जो इलेक्शन जब होते हैं तो इलेक्शन के अंदर बूथ लेवल पे जो ऑफिसर होता है इट्स कॉल्ड द प्रिसाइडिंग ऑफिसर या पीठासीन अधिकारी। तो हर वार्ड के ऊपर जो इलेक्शन कंडक्ट कराने का जो अधिकार होता है, उसका जो मेन जो ड्यूटी होती है वो पीठासीन अधिकारी की होती है। तो कोई भी अगर बूथ कैप्चरिंग हो रही है और भी कोई घटना हो रही है तो पीठासीन अधिकारी उसको हैंडल वहाँ पर आपको करता है। तो फॉर दैट रीज़न वो उनका हर साल इस प्रकार का कॉन्फ्रेंस होता है एंड दिस इज़ द 80th ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस। तो उन लोगों को लेके
जो भी अपडेशन वगैरह होता है, प्रधानमंत्री वगैरह सब उन लोगों से मिलते हैं वहाँ पे। तो 25 नवंबर को प्रेसिडेंट जो है उन्होंने उसको संबोधित यहाँ पर उसको यहाँ पर संबोधित किया। और ये केवड़िया गुजरात के अंदर ऑर्गेनाइज की गई थी, मैंने दिल्ली बोल दिया था अभी। तो केवड़िया गुजरात जो आपका सरदार पटेल का जो स्टेचू ऑफ यूनिटी है वहाँ पर उसका ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पर आपको किया गया। तो ये भारत में एक नई परंपरा पिछले 4-5 सालों से स्टार्ट हुई है कि जितने भी प्रकार के आपके जो इंटरनेशनल प्रोग्राम्स वगैरह हैं उनको दिल्ली के अलावा बाकी जो जगह दिल्ली मुंबई के अलावा बाकी जगहों पे वहाँ पर आपको ऑर्गेनाइज किया जाए। तो केवड़िया एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो केंद्र है वो केंद्र उसका यहाँ पर आपको बन चुका। तो कई सारी कॉन्फ्रेंसेस वगैरह हैं वो केवड़िया के अंदर यहाँ पर आपको की जाती हैं, ठीक है। उसके बाद ये जो सम्मेलन है इसके अंदर जो भी इस प्रकार के लोग हैं उन्होंने यहाँ पर उसको लेके डेमोक्रेसी वगैरह को लेके बातचीत की। और 1921 से 1921 से सेम प्रकार का कॉन्फ्रेंस यहाँ पर आपको आयोजित किया जा रहा है। तो 21 से लेके अभी तक 2020 तक हर साल इसको सेलिब्रेट किया जाता है। तो अंग्रेजों के टाइम पर जो इलेक्शन प्रॉपर तरीके से जब होने लग गए थे 1919 के एक्ट के बाद, तो वहीं से फिर प्रिसाइडिंग कॉन्फ्रेंस उस समय जो गवर्नर जनरल एंड वाइसरॉय हुआ करते थे वो उसको ऑर्गेनाइज करते थे, वो उसको आयोजित करते थे। तो वहीं से वो पूरा जो कॉन्फ्रेंस है वो यहाँ पर आपको आयोजित किया जा रहा है। चलिए अगली खबर की बात करें तो उत्तर प्रदेश के अंदर जो वहाँ की जो योगी गवर्नमेंट है उन्होंने गंगा एक्सप्रेस वे जो है उसको यहाँ पर आपको मंजूरी दे दी है। और 594 किलोमीटर का ये हाईवे बनेगा एंड इट कॉस्ट 36,402 करोड़ रुपीज़। और ये मेरठ से लेके जो प्रयागराज है, तो मेरठ से लेके प्रयागराज को यहाँ पर आपको काउंट करेगा, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखोगे देयर इज वन मोर हाईवे, इट्स कॉल्ड द आगरा लखनऊ हाईवे। तो ये जो हाईवे है ये आगे जाके आगरा वाला जो हाईवे है आगे जाके दिल्ली को मिलता है। तो ये दिल्ली आगरा हाईवे है, आगे जाके ये कानपुर भी निकल जाता है। तो लखनऊ के पहले कानपुर आएगा बाद में आता है, कानपुर किधर आएगा, पहले आएगा, यहाँ आएगा मतलब, ओके। तो ये वाला हाईवे है आपका। तो आगरा से लखनऊ वाला पूरा जो आगरा कानपुर हाईवे है NH44 भी कनेक्ट करता है। तो ये वाला पूरा हाईवे है जो दिल्ली से पूरा जुड़ता है आपको नोएडा होके। तो ये वाला पूरा हाईवे को कनेक्ट करेगा। साथ ही मेरठ जो है, मेरठ से लेके उन्नाव और उन्नाव से लेके आपका प्रयागराज, तो जो उन्नाव वाला जो एरिया है वो उसका एक सेंटर पॉइंट यहाँ पे होगा। और ये अभी अगर आपने दिल्ली नोएडा जो ताज एक्सप्रेस वे जिसको बोलते हो अगर एक्सप्रेस वे देखा होगा तो इट्स 8 लेन एक्सप्रेस वे। और वहाँ पर मिनिमम स्पीड ही वहाँ पर आपको 100 किलोमीटर होती है। तो वो काफ़ी तेज़ी से वहाँ पर उसको डेवलप किया जाएगा। दिस इज कॉल्ड द गंगा एक्सप्रेस वे। और वहाँ पे उसको लेके काम जो है वो काम भी यहाँ पर आपको शुरू हो गया है। चलिए अगली खबर की बात करें तो यूपी के अंदर एक नया लॉ पास हुआ, एक नया ऑर्डिनेंस जारी किया है, अध्यादेश जारी किया है। एंड इट इज़ इलीगल कन्वर्सेशन या फिर आपका जो गैर कानूनी जो धर्मांतरण है उसको लेके कानून लागू किया गया। तो कई सारी ऐसी घटनाएं वहाँ पे हुई थी जहाँ पर यूपी के अंदर या कई पूरे देश के अंदर जो ज़बरदस्ती जो लव जिहाद स्पेशली जो वर्ड है, अब लव जिहाद वर्ड इसमें तो शामिल नहीं किया गया कानून में, लेकिन बेसिकली जो जनरल लैंग्वेज है उसमें लव जिहाद उसको बोला जाता है। किसी भी व्यक्ति को अगर इंटर रिलीजियस मैरिज करनी है, किसी दूसरे धर्म के अंदर शादी करनी है, तो पहले उसको जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर है उसको इन्फॉर्म करना पड़ेगा। उसके बाद उसको रिलीजन चेंज करना है, धर्म परिवर्तन करना है, तो 1 मंथ पहले जो आपका जो कलेक्टर है DM है उससे परमिशन लेना पड़ेगी, उसको इन्फॉर्म करना पड़ेगा, फिर वो अप्रूव कर देगा। उसके बाद जो व्यक्ति है वो अपना धर्म परिवर्तन कर सकता है, जो भी उसको करना है वो वहाँ पर चीज़ें कर सकता है। जो भी इंटर रिलीजियस मैरिज है उनके लिए वहाँ पर उसकी जो परमिशन है वो परमिशन यहाँ पर आपको लेना पड़ेगी। और अगर कोई व्यक्ति इस प्रकार से इंटर रिलीजियस मैरिज करता है या वो शादी के बाद धर्म परिवर्तन करवाने की ज़बरदस्ती कोशिश करता है तो व्यक्ति को 10 साल का जो इम्प्रिजनमेंट है, 10 साल की सज़ा और 50,000 रुपये का जो फाइन है, तो 50,000 रुपये का फाइन यहाँ पर उसके ऊपर लगेगा, ठीक है। इसको लेके कई सारे क्वेश्चंस उठ रहे हैं क्योंकि ये कहीं ना कहीं आपकी जो पर्सनल लिबर्टी है आर्टिकल 19 है, ये आर्टिकल 19 को यहाँ पर आपको वायलेट करता है, ठीक है। क्योंकि दिस इज़ योर राइट टू फ्रीडम कि आपको किससे शादी करना है, आपको कौन सा धर्म अपनाना है। तो आर्टिकल 25 जो है उसका भी उसका वायलेशन उसको बोला जा रहा है। अभी तो मंजूर हो गया वो, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में उसके खिलाफ जो केस है वो केस यहाँ पर आपको दर्ज किया गया है। अब देखते हैं सुप्रीम कोर्ट उसको आर्टिकल 19 और 25 का वायलेशन मानती है या नहीं मानती है, क्या डिसीजन सुप्रीम कोर्ट के उसके ऊपर यहाँ पर आपको देती है। बट आई थिंक सुप्रीम कोर्ट उसको वहाँ पर अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर वहाँ पर आपको शायद कर देगी, क्योंकि डायरेक्टली जो है वो आर्टिकल 19 और 25 दोनों का यहाँ पर आपको वायलेशन है। 1 मिनट। और सेम प्रकार का जो कानून है वो मध्य प्रदेश में भी बनाने की वहाँ पर आपको बात हो रही है। मध्य प्रदेश में शायद कुछ समय के अंदर इस प्रकार का जो कानून है वो कानून यहाँ पर आपको आ जाएगा। हाँ, पेरेंट्स को पता चलेगा तो वो नहीं करने देंगे, वो चीज़ें हो सकती है। वही कहीं ना कहीं आपकी जो पर्सनल लिबर्टी है उसको वायलेट करता है। दूसरा पक्ष इसका यहाँ पर ये है कि कई सारे लोग जो हैं वो ज़बरदस्ती शादी करने या नाम बदल के वहाँ पर
दोस्ती करते हैं या रिलेशन इस्टेब्लिश करते हैं, फिर शादी के बाद अपना धर्म बताते हैं, तो वो कई सारी चीज़ें भी हुई हैं। तो दोनों चीज़ें, दोनों पक्ष वहाँ पर सामने हैं, बट आर्टिकल 19 और 25 है, ये कहीं ना कहीं ज़्यादा यहाँ पर आपको इंपॉर्टेंट होता है। तो इस प्रकार से जो रिस्ट्रिक्शन है आपके पर्सनल लिबर्टी पे या सिविल राइट है, तो इस प्रकार की अगर चीज़ें होंगी तो आपके जो सिविल राइट हैं वो धीरे धीरे वायलेट होते जाएंगे। तो सिविल राइट को प्रोटेक्ट करना भारत के अंदर सबसे ज़्यादा यहाँ पर आपको जरूरी है, ठीक है। और उसके अलावा अगर SC ST वुमन इसके साथ में अगर ऐसा होता है तो उसके केस में भी 3 से 10 साल की जो सज़ा है वो सज़ा यहाँ पर इसके अंदर हो जाएगी। और इस तरीके से अगर इस प्रकार की कोई भी शादी होती है तो उसको ये कानून जो है वो नल एंड वॉइड या शून्य घोषित वहाँ पर आपको कर सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन, अगली न्यूज़। तो अटल अकेडमी जो है ऑनलाइन फैकल्टी डेवलपमेंट जो प्रोग्राम है उसका उद्घाटन यहाँ पर आपको किया गया। एंड इट्स जो नरेश पोखरियाल हैं निशंक, जो मिनिस्टर हैं, एजुकेशन मिनिस्टर, तो उन्होंने 46 जो ऑनलाइन सेशन था आपका, इट्स कॉल्ड द ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल AICTE। तो उनके जो टीचर्स या उनके प्रोफेसर्स वगैरह होते हैं, तो उन प्रोफेसर्स वगैरह की जो ट्रेनिंग वगैरह है या उनके जो ऑनलाइन उनकी जो बैठक वगैरह है वो उसके अंदर यहाँ पर आपको ऑर्गेनाइज की गई। तो उसका जो मेन पर्पस है कि इंडिया के अंदर आपका एजुकेशनल डेवलपमेंट, शिक्षा का विकास हो, उसके साथ में जो ऑनलाइन आपका जो टेक्निकल एजुकेशन है तो उसके अंदर किस प्रकार से डेवलपमेंट वगैरह हो, उसको लेके इस अटल अकेडमी ऑनलाइन फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम के अंदर यहाँ पर आपको बात की गई। उसके बाद भारत के अंदर पहली बार जो वर्चुअल कोर्ट है, तो वर्चुअल कोर्ट्स को यहाँ पर आपको इस्टेब्लिश किया गया। अब जो कोर्ट्स अभी तक क्या होती है कि जज और वगैरह सब कुछ वहाँ पर आपको जाके बैठते हैं, लेकिन धीरे धीरे भारत के अंदर जो कोर्ट्स हैं उनको ऑनलाइन किया जा रहा है। जैसे भी सबसे पहले गुजरात हाई कोर्ट है, तो पहली बार उन्होंने अपनी जो भी उनका जो कार्रवाई है उसको पहली बार ऑनलाइन लोगों को लाइव दिखाना शुरू किया। साथ ही जो वर्चुअल कोर्ट है जहाँ पर जज और जो वकील वगैरह हैं वो अपने घर पर बैठ के आपका दलील वहाँ पर आपको दे सकते हैं, ऑनलाइन फैसला सुना सकते हैं। तो वो पहली बार आपका जो असम है, असम के जो मुख्यमंत्री हैं आपके सर्बानंद सोनोवाल, उन्होंने उसका इनोग्रेशन यहाँ पे वर्चुअल कोर्ट का किया। और साथ ही जो ई चालान का जो प्रोजेक्ट है वो भी उन्होंने यहाँ पर आपको इनोग्रेट किया। तो ये सुप्रीम कोर्ट का जो ऑनलाइन जो पूरा जो आपका जुडिशरी सिस्टम है भारत का, तो उस पूरे सिस्टम को ऑनलाइन करने की प्रोसेस चल रही है। और सुप्रीम कोर्ट ने उसको लेके ई कमेटी ऑफ द सुप्रीम कोर्ट बनी है, जिसके अंदर उसको किस तरह से ऑनलाइन किया जाए, किस प्रकार से लोग सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई या फिर देख सकते हैं, किस प्रकार से वर्चुअल कोर्ट ऑर्गेनाइज की जा सकती है, तो उसको लेके वो रिकमेंडेशन वहाँ पर आपको देता है। तो इस प्रकार से 9 कोर्ट अभी हैं जो ऑनलाइन चल रही है, जिसमें 2 जो हैं वो दिल्ली के अंदर है, एक हरियाणा, महाराष्ट्र, मद्रास, कर्नाटक, केरल और असम, इन स्टेट्स के अंदर ऑनलाइन कोर्ट्स वहाँ पर आपको चल रही है। साथ ही जो ऑनलाइन जो चालान है, ट्रैफिक चालान, तो उनको पे करने का या ऑनलाइन चालान जो है उनके निपटारे का या उनकी जो भी डीलिंग वगैरह है उससे रिलेटेड भी वहाँ पर इनोग्रेशन उन्होंने किया है। अगली खबर की बात करें तो एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉपरेशन जो समिट है वो अभी ऑर्गेनाइज की गई। इट्स कॉल्ड द एपेक समिट उसको बोला जाता है। और इसका जो मेन पर्पस यहाँ पर ये था कि 2040 तक कैसे आपका जो भी शांति मुक्त जो आपका एशिया बनाया जाए, किस प्रकार से एशिया के अंदर डेवलपमेंट वगैरह किया जाए। तो ये जो मीटिंग है ये मलेशिया के अंदर आपको ऑर्गेनाइज की गई थी। और जो एपेक है, इंडिया उसका एपेक का पार्ट यहाँ पर आपको नहीं है। तो कौन कौन पार्ट है एपेक के? ऑस्ट्रेलिया, ब्रुनेई, चाइना, कनाडा, हांगकांग, चिली, जापान, रशिया, थाईलैंड, सिंगापुर, ताइवान, यूनाइटेड स्टेट। तो ये सब जो कंट्रीज़ हैं ये उसके यहाँ पर आपको मेंबर है। इंडिया उसका मेंबर यहाँ पर आपको नहीं है। इंडिया उसका ऑब्जर्वर है या पर्यवेक्षक के रूप में इंडिया जो है एपेक समिट को यहाँ पर आपका ऑर्गेनाइज करता है। जो बड़े जो प्लेयर्स इसके अंदर हैं वो जैसे आपका ऑस्ट्रेलिया हो गया या चाइना हो गया, ये उसके बड़े प्लेयर्स हैं, बड़े लेवल पे यहाँ पर उसके अंदर पार्टिसिपेट करते हैं। चलिए उसके बाद अगली खबर की बात करें तो स्मृति मानधना जो है उसको आपका जो इक्विटस स्मॉल फाइनेंस बैंक है उसका ब्रांड एम्बेसडर यहाँ पर आपको बनाया गया है। तो एक प्राइवेट बैंक है इक्विटस फाइनेंस स्मॉल फाइनेंस बैंक, SMB जिसको बोला जाता है, तो उसका उनको ब्रांड एम्बेसडर बनाया। शी वॉज द क्रिकेटर और इंडियन टीम के लिए यहाँ पर स्मृति मानधना यहाँ पर आपको खेलती है। ठीक है, अगली खबर की बात करें तो सफाई मित्र सुरक्षा जो चैलेंज है 2020, तो इसको आपके जो हरदीप सिंह पुरी हैं, मिनिस्टर ऑफ द स्टेट जो हाउसिंग एंड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री के, तो उन्होंने सफाई मित्र सुरक्षा चैलेंज यहाँ पर आपको ऑर्गेनाइज किया। और उसका जो मेन पर्पस था कि हमारे जो सफाई कर्मचारी हैं या जो सफाई वगैरह लोग करते हैं नगर निगम के लोग, तो कई बार उनको सेप्टिंग टैंक के अंदर या आपके जो ड्रेनेज वगैरह हैं उनमें उतरना पड़ता है और उसके बाद जाके सफाई करना पड़ती है। तो जो वर्ल्ड टॉयलेट डे है 19 नवंबर को मनाया जाता है, तो उनको लेके कई सारे जो प्रोग्राम्स उन्होंने जारी किए, जैसे स्पेशली कई सारे शहरों के अंदर उन ड्रेनेज को साफ़ करने के लिए रोबोट्स बनाए गए हैं। वो रोबोट्स वहाँ पर अंदर उतर के अपनी जो विंग्स हैं उनको उतार के वहाँ पर सफाई वगैरह करते हैं। तो धीरे धीरे उस काम को जो है मशीनों के द्वारा करने की कोशिश की है। तो लोगों को पूरा व्यक्ति उसके अंदर उतरता है, पूरा हमारे घर का, आपके घर का
कचरा वगैरह पूरा ड्रेनेज उसके अंदर होता है, हमारा मलमूत्र होता है, तो व्यक्ति उसमें उतरता है, तो वो काफ़ी ज़्यादा एक इनह्यूमन है या अमानवीय है, तो उसको ख़त्म करने के लिए प्रोग्राम चल रहा है। उनका बोलना है कि 2025 तक हम जो आपका जो ये स्वीपिंग वगैरह का जो काम है या इस प्रकार की सफाई का काम है, 2025 तक हम लोग इसको यहाँ पर आपको ख़त्म कर देंगे। तो सफाई मित्र मेला जो है वो 2020 चैलेंज है, वो उन्होंने यहाँ पर आपको ऑर्गेनाइज किया। अगली खबर की बात करें तो इंडिया इंटरनेशनल चेरी ब्लॉसम जो फेस्टिवल है, तो हर साल मेघालय के अंदर ये फेस्टिवल होता है, और उस फेस्टिवल को अभी यहाँ पे कोविड के कारण कैंसिल कर दिया। तो ये जो मेघालय है, तो मेघालय त्रिपुरा वाला जो रीजन है, वहाँ पर आपके नवंबर दिसंबर के अंदर बड़े लेवल पे चेरी ब्लॉसम होता है। जो चेरी का जो चेरी है, इसके अंदर फूल वगैरह यहाँ पर आपको खिलते हैं और बहुत ही शानदार दृश्य होता है। तो हर साल हज़ारों लाखों जो आपके जो टूरिस्ट हैं उसको देखने जाते हैं वहाँ पे, लेकिन इस बार वो चीज़ें हो नहीं पाई। और इंडिया जो चेरी का है वो 26वां सबसे बड़ा उत्पादक है दुनिया में। सबसे ज़्यादा जो टर्की है, देन यूएसए और ईरान, इन 3 देशों में बड़े लेवल पे जो चेरी है उसका प्रोडक्शन होता है। इंडिया इज़ द 26 नंबर। सेम इसी प्रकार का जो एक प्रोग्राम है वो आपके शिमला है, शिमला में ऑर्गेनाइज़ किया जाएगा इन द मंथ ऑफ मार्च के अंदर वहाँ पे होता है। और जो मेघालय है वहाँ पर आपको नवंबर के अंदर वहाँ पे ऑर्गेनाइज़ किया, तो वो वहाँ की जो टूरिज़्म है उसको काफ़ी ज़्यादा बूस्ट है, इससे काफ़ी ज़्यादा बूस्ट यहाँ पर आपको मिलता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली कोविड के कारण उसको यहाँ पर आपको अभी नहीं किया जा रहा। तो याद रखना, मेघालय के अंदर चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल होता है। चलिए अगली जो न्यूज़ है वो इंटरनेशनल न्यूज़ है, अंतर्राष्ट्रीय न्यूज़ है, ठीक है। तो अंतर्राष्ट्रीय न्यूज़ की बात करें तो पहली खबर है कि चाइना ने अपना खुद का एक एक मिनट, जस्ट मिनट है ना। तो चाइना ने एक अपना जो एक रॉकेट है वो यहाँ पर आपको लॉन्च किया, इट्स कॉल्ड द चैंग 5 उसको नाम दिया गया। और ये मून के ऊपर जाके लैंड करेगा, और मून के ऊपर लैंड करके मून से जो भी इन्फॉर्मेशन वगैरह है वहाँ से रॉक वगैरह यहाँ पर आपको कलेक्ट करेगा। जैसे हमारा चंद्रयान 2 था, लगभग सेम प्रकार का प्रोजेक्ट है, जिसके अंदर उसको वहाँ पर आपको उतारा जाएगा। और जो रॉकेट है उसका इट्स कॉल्ड द लॉन्ग मार्च 5। तो उस रॉकेट के द्वारा उस सैटेलाइट को वहाँ पर आपको लॉन्च किया। जैसे हमारे यहाँ पर वी द मार्च 3 या बाहुबली जिसको हम बोलते हैं, तो सेम उसी प्रकार से मार्च 5 उसका रॉकेट है, और दुनिया के सबसे शक्तिशाली रॉकेट के अंदर से एक है। तो उसको जब लॉन्च किया गया वहाँ पे, तो उसका जब वहाँ पे सरफेस पे पहुँचेगा, और वहाँ से पहुँचने के बाद फिर वहाँ से जो भी इन्फॉर्मेशन वगैरह जो है वो कलेक्ट करेगा चंद्रमा के ऊपर से। फिर उसके अंदर एक मॉन्स रोमकर करके एक वहाँ पर एक माउंटेन है, एक वॉल्केनिक माउंटेन है उसके ऊपर, चंद्रमा के ऊपर, उसको तो मॉन्स रोमकर, और 4265 फीट उसकी ऊंचाई है। उसके ऊपर उसको ड्रॉप करेंगे, और वहाँ से फिर वो जो रॉक्स वगैरह हैं उनको कलेक्ट करेगा, उनकी स्टडी करेगा, और फिर अर्थ के ऊपर लेके आएगा, ताकि आगे स्टडी उसके यहाँ पर आपको हो सके। क्योंकि लंबे समय से इंसान जो है वो चंद्रमा की सतह के ऊपर गया नहीं है, ठीक है। तो ये एक अगला प्रोग्राम उसने लॉन्च किया, एंड चाइना ने लॉन्च किया। तो चैंग 5 नाम याद रखना, लॉन्ग मार्च 5 है उसका रॉकेट है। फिर मॉन्स रोमकर है, ये याद रखना, वॉल्केनिक कॉम्प्लेक्स है, और उसको ओशनस पॉरेलर कहा जाता है ना। तो वो पूरा एरिया है उसके अंदर, जो नॉर्थ वाला पार्ट है आपका मार्स का, वहाँ पर ये लोकेटेड है। चलिए अगली खबर की बात करें तो साउथ कोरिया जो है उसने अभी ज़ीरो नेट कार्बन इमिशन जो है उसको डिक्लेयर कर दिया कि 2005 तक जो साउथ कोरिया है वो पूरी तरीके से जो कार्बन है वो कार्बन इमिशन को यहाँ पर उसको वहाँ पर आपको ख़त्म कर देगा। उसके पहले सबसे पहले आपका ब्रिटेन है, यूके है, यूके के बाद आपका आयरलैंड है, उन्होंने ऑलरेडी ज़ीरो नेट कार्बन इमिशन डिक्लेयर कर चुके हैं, ज़ीरो कार्बन डिक्लेयर कर चुके हैं। तो इसका भी बोलना है कि 2050 तक ये कार्बन न्यूट्रलिटी का मतलब ये नहीं होता कि कार्बन का उपयोग बंद कर दिया है ना, या कार्बन उत्सर्जन बंद कर दिया। इसका मतलब होता है कि जो भी इमिशन है, तो जितना इमिशन वो करेगा उतना एब्सॉर्प्शन भी यहाँ पर आपको कर लेगा। एग्जाम्पल के लिए कि उसने अगर 100 टन अगर कार्बन इमिट किया है, तो 100 टन वहाँ पर किसी न किसी तरीके से पेड़ लगा के या किसी और तरीके से उसको एब्जॉर्ब भी करा। दिस इज कॉल्ड द कार्बन न्यूट्रलिटी। पूरी तरीके से कार्बन न्यूट्रलिटी उसके अंदर यहाँ पर आपको हो जाएगी। इसमें कार्बन क्रेडिट करके भी एक टर्म होती है, जो मैंने आपको प्लस के अंदर वहाँ पर आपको पढ़ाया था, ठीक है। उसके अलावा साउथ कोरिया, यूके, जापान, न्यूजीलैंड, चाइना वगैरह, तो इन कंट्रीज़ ने भी यहाँ पर आने वाले समय में कार्बन न्यूट्रलिटी जो है उसको लागू करने की यहाँ पर आपको बात की। दुनिया के अंदर सबसे ज़्यादा जो कार्बन है वो इमिट करता है आपका चाइना करता है, देन यूनाइटेड स्टेट 15%, इंडिया 7%, रशिया 5%, और जापान जो है वो 3%। तो कार्बन इमिशन के अंदर भी वी आर ऑन द थर्ड प्लेस, तीसरे नंबर पे यहाँ पर, तीसरे नंबर पे कार्बन इमिशन का। लेकिन पर कैपिटा अगर कार्बन कंजम्पशन की देखें तो पर कैपिटा कार्बन कंजम्पशन में हम 20वें नंबर पे भी नहीं आते, 22वें 23वें नंबर पे आते हैं। तो पर कैपिटा का मतलब होता है कि आपकी जितनी पॉपुलेशन है
उसके रिस्पेक्ट में आप कितना कार्बन एमिट यहाँ पर करते हैं, कितने कार्बन का उत्सर्जन यहाँ पर आपको करते हैं, ठीक है। तो उसमें भारत की पॉपुलेशन ज़्यादा उसके कारण भी, और अमेरिका उसके अंदर सबसे यहाँ पर आपको आगे आता है। अब साउथ कोरिया कहाँ पर है, तो दिस इज़ द साउथ कोरिया। अगर इधर आप देखोगे तो सी ऑफ जापान है, जो ईस्ट सी उसको बोला जाता है। इधर येलो सी है, ऊपर यहाँ पर आपका नॉर्थ कोरिया है, तो नॉर्थ कोरिया का यहाँ पर आपको बॉर्डर है। तो नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया जो है वो एक समय पे अलग हुआ था, ठीक है। सो दिस इज़ द साउथ कोरिया एंड दिस इज़ द नॉर्थ कोरिया। एंड जो सोल है, सोल उसका कैपिटल है। नीचे यहाँ पर एक स्टेट है, इट्स कॉल्ड द चेजू स्टेट। और ये जो चेजू स्टेट है, वो जो मेनलैंड आपका जो साउथ कोरिया है उसको, और जो जेजू आइलैंड है, इन दोनों को यहाँ पर आपको अलग करती है। यहाँ पर कोरियन स्ट्रेट है, जो आपका जो शोमिशा है आपका जापान का, उसको, और जो कोरिया है उसको यहाँ पर आपको अलग करता है। तो कोरिया स्ट्रेट, जेजू स्ट्रेट, येलो सी, सी ऑफ जापान, ये सब नॉर्थ कोरिया के आसपास यहाँ पर आपको याद रखना, ठीक है। और यहाँ पर एक डोडा है आपका नेशनल पार्क है, तो एक नेशनल पार्क यहाँ पर आपको लोकेटेड है। ये सब जितनी भी टर्म्स हैं, ये टर्म्स एक बार देख लेना, खुद के मैप में भी यहाँ पर उसको स्टडी कर लेना, जितने भी फैक्ट्स बताएं एक्स्ट्रा वो भी ध्यान रख लेना। अगली खबर की बात करें, इसलिए मैं थ्योरी क्लास नहीं लेता क्योंकि तुम लोग थ्योरी पढ़ने के लायक नहीं हो। चलो, तो स्कॉटलैंड जो है, तो बच्चे भाग जाते हैं, आते और भाग जाते हैं। अभी 150 बच्चे लाइव थे और बच्चे चले गए। अभी मुश्किल से 70 बच्चे लाइव हैं, है ना। तो बच्चे देखते हैं कि स्पेशल क्लास MCQ नहीं है, निकल जाते हैं। एलेक्सा नहीं, 166 आपको दिख रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में 70 लोग हैं। यानी वो टोटल होता है, जितने लोग चले जाते हैं वो भी आपको काउंट करता है। तो और आधे बच्चे प्लस। चलो मैं एक पोल करता हूँ, कितने बच्चे प्लस के हैं। जो प्लस के हैं वो यस करना, और जो प्लस के नहीं हैं वो नो करना। मैं एक प्रोग्राम शुरू करने वाला था जिसके अंदर पूरा जो प्री का सिलेबस है वो फ्री ऑफ कॉस्ट में पढ़ाने वाला था, लेकिन डैम श्योर कि वो सक्सेस हो ही नहीं पाएगा। प्लस वाले यस, 76 बच्चे प्लस के हैं। तो फिर उसको मैं यहाँ क्यों पढ़ा रहा हूँ, उसको तो मेरे को प्लस में पढ़ाना चाहिए, उसको मेरे को प्लस में पढ़ाना चाहिए। बहुत अच्छा, है ना, बहुत अच्छा। चलो, तो स्कॉटलैंड जो है वो पहला कंट्री है जिसने जो फ्री पीरियड प्रोडक्ट, या जो मेंस्ट्रुअल साइकिल, जो मेंस्ट्रुअल पीरियड वगैरह होते हैं, तो उसके अंदर जो भी आपके जो पेड्स वगैरह होते हैं, जो भी उसके अंदर चीज़ें मिलती हैं, उसको फ्री ऑफ कॉस्ट वहाँ पर लोगों को देना यहाँ पर आपको शुरू कर दिया है, ठीक है। अब उसके लिए जो स्कॉटलैंड है, दिस इज द लोकेशन ऑफ द स्कॉटलैंड। और उसके बाद यहाँ पर इंग्लैंड है, दिस इज द वेल्स एंड दिस इज द आइलैंड, कंबाइनली कॉल यूके, उसको ये यूनाइटेड किंगडम यहाँ पर आपको कहा जाता है। चलिए, तो नहीं, तुम्हारे जैसे 5-6 लोग ही है ना अनु, तो इतने कम लोगों के लिए इतनी मेहनत नहीं की जा सकती ना, 2-4 लोगों के लिए नहीं की जा सकती। चलो, अगली न्यूज़ की बात करें तो इंटरनेशनल वर्जन ऑफ द उमंग ऐप है। तो इंटरनेशनल जो उमंग ऐप है वो सरकार ने यहाँ पर आपको जारी किया। अब जो उमंग ऐप है, ये बेसिकली क्या होता है कि जितनी भी गवर्नमेंट इन्फॉर्मेशन वगैरह है, जितनी भी सरकारी योजनाएं वगैरह हैं, उन सभी सरकारी योजनाओं को, एक ऑनलाइन जो योजनाएं हैं उन योजनाओं को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर यहाँ पर आपको लेके आता है। ये एक प्लेटफॉर्म, जैसे अब कोई भी आपको स्कीम है ना, आप अलग अलग जो अलग अलग आपके जो ऐप हैं वो आप वहाँ पे इंस्टॉल करते हो, तो यहाँ पर क्या होता है, कंबाइन ऐप इंस्टॉल किया जाता है, कंबाइन तरीके से वहाँ पे होता है। सभी इन्फॉर्मेशन जितने भी ऐप हैं सरकार के, वो एक ही प्लेटफॉर्म के ऊपर आपको मिल जाते हैं, ठीक है। तो उसके लिए अभी उसका इंटरनेशनल वर्जन यहाँ पर आपको लॉन्च किया गया। एंड दिस इज़ द उसका जो फुल फॉर्म है, उसका फुल फॉर्म आप याद कर लेना, यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस, ठीक है। ये उसका फुल फॉर्म है। तो उमंग, UMANG, ठीक है। तो उमंग ऐप है, तो आप चाहो तो उसको डाउनलोड भी कर सकते हैं क्लास के बाद, और उसमें जो भी फीचर्स वगैरह हैं उन फीचर्स वगैरह को आप जाके देख भी सकते हैं कि क्या क्या फीचर्स हैं उसके अंदर अवेलेबल हैं, ठीक है। उसके बाद 15वां जो G20 समिट है, ग्रुप 20 समिट है, वो आपके सऊदी अरेबिया के अंदर यहाँ पर ऑर्गेनाइज़ किया गया, और हर साल ये G20 समिट ऑर्गेनाइज़ की जाती है, ठीक है। और इसका जो इनॉग्रेशन है, सुल्तान सलमान बिन अब्दुल अजीज़ अल सऊद, जो वहाँ के जो प्रिंस हैं, उन्होंने उसका जो उद्घाटन है, उसका उद्घाटन वहाँ पर आपको किया। तो अभी यहाँ पर आपको रियाद के अंदर इसको ऑर्गेनाइज़ किया गया, और जितने भी 20 जो बिग इकोनॉमी है दुनिया की 20 बड़े जो आपकी अर्थशास्त्र, जो बड़े इकोनॉमिक कंट्री हैं,
उन कंट्रीज़ को मिला के उसको बनाया जाता है। उसका जो इस बार का थीम था, रियलाइज 21st सेंचुरी अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल, कि जो 21वीं शताब्दी जो है वो सभी लोगों के जो अवसरों का जो एहसास है, ये सभी लोगों के लिए नए अवसर लेके आई है। ठीक है, तो उसको ऑर्गेनाइज़ किया गया। प्रधानमंत्री ने इसके अंदर ऑनलाइन जो है, ऑनलाइन यहाँ पर पार्टिसिपेट इसके अंदर किया था और सभी लोगों ने ऑनलाइन ही पार्टिसिपेट किया। ठीक है, अब ये जो ग्रुप था बेसिकली इनिशियली इट इज़ कॉल्ड द G7 जो कंट्रीज़ हैं, तो उन G7 की कंट्रीज़ के द्वारा उसको स्टार्ट किया गया था 1999 में, और फिर बाद में जाके जो ग्रुप है ये G20 कंट्री के रूप में यहाँ पर आपको कन्वर्ट, या G20 है उसके रूप में यहाँ पर कन्वर्ट हो गया। तो हर साल इस प्रकार की मीटिंग इसके अंदर होती हैं, और जो G20 कंट्री का जो ग्रुप है, दिस ग्रुप कंसिस्ट ऑलमोस्ट 75% ऑफ द वर्ल्ड इकोनॉमी है। तो 75% जो वर्ल्ड इकोनॉमी है उसको कंसिस्ट करता है वो, और तकरीबन 70% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन है उसको यहाँ पर आपको हैंडल करता है, या उसको रिप्रेजेंट एक तरीके से करता है। ठीक है, तो ये 15वां समिट है। इसका जो मेन उद्देश्य थे, पहला उद्देश्य यहाँ पर था कि एम्पावरिंग पीपल अगेंस्ट द एडवर्सिटी। उसके बाद जो भी आपका ग्लोबल कॉमन जो गोल वगैरह है उसको प्रमोट करना वगैरह वगैरह, ये सब चीज़ें उसके अंदर यहाँ पर आपको हुई है। ठीक है, उसके बाद जो G20 कंट्री हैं, ग्रुप में क्या चल रहा है? चलो कोई अभी पढ़ लो। तो जो लोग भी ग्रुप में कमेंट कर रहे हैं उनको ग्रुप से रिमूव भी कर देंगे, है ना। तो सऊदी अरेबिया की बात करें, सऊदी अरेबिया कहाँ पर है? दिस इज़ द सऊदी अरेबिया, और ये पूरा सऊदी अरेबिया एक पेनिस, एक पूरा आपका प्लेटू एरिया है। इसके इधर आप देखोगे, हियर इज़ द रेड सी, हियर इज़ द अरेबियन सी। ठीक है, और बाकी कंट्रीज़ आप देखोगे, इराक है, जॉर्डन है, इजिप्ट, सूडान, ये उसके उस तरफ है, इधर यमन है, ओमान है, यूएई है, कतर है ना, कुवैत है। तो ये सब कंट्रीज आसपास, दिस इज द लोकेशन ऑफ द सऊदी अरेबिया। अब G20 में कौन कौन से कंट्रीज हैं? इट कंसिस्ट द अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कनाडा, चाइना, यूरोपियन यूनियन, फ्रांस, जर्मनी, इंडिया, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मैक्सिको, रशिया, सऊदी अरेबिया, साउथ अफ्रीका, साउथ कोरिया, टर्की, यूनाइटेड किंगडम और यूनाइटेड स्टेट। तो 20 जो बड़ी इकोनॉमी है, 20 बड़े जो आपकी विश्व की इकोनॉमी है, वो इकोनॉमी उसके अंदर यहाँ पर आपको शामिल है। चलिए अगली खबर की वही पूरा लिस्ट भी दिया है कि कहाँ से किसने पार्टिसिपेट करी, या खुद से आपको पढ़ लेना कि किस देश का कौन प्रधानमंत्री था, कौन राष्ट्रपति था जिसने उसके अंदर यहाँ पर आपको पार्टिसिपेट किया। चलिए अगली खबर की बात करें तो इंडिया जो है उसने जो 2023 की जो मीटिंग है वो भारत के अंदर ऑर्गेनाइज होगी 2023 के अंदर। अब जो प्लेस है वो भारत को तय करना है कि भारत में कहाँ होगा। तो दिस इज G20 मीटिंग जो भारत के अंदर यहाँ पर आपको ऑर्गेनाइज की जाएगी। तो हर 2-4 साल पहले की इन्फॉर्मेशन तय कर दी जाती है कि अगली बार समिट कहाँ होगी। 2021 जो है 2021 में इटली में होगा, 2022 में इंडोनेशिया के अंदर होगा, और 23 के अंदर भारत में, और 24 के अंदर जो ब्राज़ील है, ब्राज़ील के अंदर उसको ऑर्गेनाइज वहाँ पर किया जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ इंटरनेशनल न्यूज़ हुई। यहाँ तक क्लियर हुआ सबको? कोई क्वेश्चन या कोई डाउट पूछना तो पूछ सकते हैं। ओके हाँ, मंथली मैगजीन ये है ना, मैं उसकी PDF डाल दूंगा। हाँ, चलिए तो अब हम बात करते हैं कुछ फेस्टिवल्स वगैरह जो है वो ऑर्गेनाइज यहाँ पर आपको किया गया। तो 10th जो नेशनल साइंस फिल्म फेस्टिवल है, ये फिल्म फेस्टिवल हर साल तो वैसे बढ़िया लोग वहाँ पर जाके मूवीज़ वगैरह वहाँ पर आपको देखते हैं, लेकिन जो 10th साइंस फेस्टिवल है तो ये त्रिपुरा के जो मुख्यमंत्री हैं, डिप्टी चीफ मिनिस्टर है आपके विष्णुदेव शर्मा हैं, इन्होंने इनोग्रेट किया। तो वो बेसिकली त्रिपुरा के अंदर होना था, लेकिन कोविड के कारण हो नहीं पाया, तो वो पूरा जो प्रोग्राम है उसको ऑनलाइन वहाँ पे मूवीज़ लोगों को यहाँ पर आपको दिखाई गई। तो उस पूरे प्रोग्राम में 372 मूवीज़ वहाँ पर आपको साइंस के ऊपर यहाँ पर आपको दिखाई जाएंगी।
और इनमें से कई सारी मूवीज़ जो हैं उनको फिर अवार्ड वगैरह भी यहाँ पर आपको मिलेगा। ठीक है, लास्ट ईयर जो हुआ था 9th जो कॉन्फ्रेंस इसका हुआ था चंडीगढ़ के अंदर हुआ था, जहाँ पर नेशनल साइंस फिल्म फेस्टिवल था। दुनिया भर की जो विज्ञान के ऊपर बनी हुई मूवीज़ हैं उन मूवीज़ को यहाँ पर आपको दिखाया जाता है। ठीक है, उसके बाद इकोनॉमी की बात करें या अर्थव्यवस्था की बात करें तो सबसे जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है जो लक्ष्मी विलास बैंक है, वैसे इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन पता होना चाहिए आपको कि जो लक्ष्मी विलास एक बैंक है, उस बैंक का जो डीबीएस इंडिया जो बैंक है उसके अंदर इसका मर्जर होगा। तो इस प्रकार को कोई भी जो मर्जर या एक्विजिशन होता है तो गवर्नमेंट की परमिशन या जो केंद्र सरकार है उनकी परमिशन से इस प्रकार का कोई भी आपका जो एक्विजिशन वगैरह है उसके द्वारा वहाँ पे किया है। तो जो कैबिनेट है डीबीएस इंडिया के अंदर आपका जो लक्ष्मी विलास बैंक है उसको मर्जर का जो परमिशन है वो परमिशन यहाँ पर आपको प्रोवाइड, दोनों प्राइवेट बैंक है ना, वो परमिशन यहाँ पर आपको दे दिया है। अगली खबर की बात करें तो पंजाब के अंदर एक मेगा फूड पार्क है, उसका इनोग्रेशन यहाँ पे किया गया। और ये जो फूड पार्क है तो ये कपूरथला डिस्ट्रिक्ट के अंदर यहाँ पर एक फगवाड़ा नाम की जगह है, वहाँ पर इसका जो उद्घाटन यहाँ पर आपको किया। और 10 करोड़ रुपए की जो कीमत है वो 107 करोड़ रुपए की कीमत से उसको बनाया जाएगा। एंड इट इज़ द 19th फूड पार्क ऑफ इंडिया, भारत का 19वां फूड पार्क होगा। ऐसे कई सारे फूड पार्क हैं बट दिस इज द मेगा फूड पार्क। तो अभी तक 18 फूड पार्क थे एंड इट इज़ द 19th फूड पार्क जो है जिसका इनोग्रेशन यहाँ पे किया गया। तो आसपास के जो पंजाब के जो किसान हैं उनको बड़े लेवल पे यहाँ पर आपको फ़ायदा मिलेगा। ठीक है, अब पीडीएफ आपको आपके ग्रुप में मिल जाएगी या आपको ऐप के ऊपर भी मैसेज आता होगा तो ऐप में भी मैसेज आके वहाँ पर भी आपको मिल जाएगा या मैं प्रोवाइड कर दूंगा, डोंट वरी। ठीक है, तो जो फूड पार्क होता है, मेगा फूड पार्क होता है, उसमें क्या होता है कि फूड पार्क में जो भी फूड प्रोसेसिंग है, जैसे फॉर एन एग्जांपल आलू है तो आलू तो बड़ा सस्ता होता है, 30-40 रुपये किलो होता है, निकल 50 बेच रहा था तो 50 रुपये किलो आपका होता है। लेकिन उसका जब चिप्स बनाई जाती है तो चिप्स बना के जब उसको बेचा जाता है तो एक पैकेट होता है, उस पैकेट के अंदर हवा भरी जाती है और हवा के साथ में जो चिप्स हैं वो कुछ चिप्स आपको फ्री दी जाती है। तो वो एक तरह से प्रोसेसिंग वहाँ पर आपको हो गया, उस चीज़ का आपने उपयोग किया, उस चीज़ का यूज़ करके उसको वैल्यू एडिशन करके या और चीज़ें उसके अंदर ऐड करके उसको उसका प्राइस वहाँ पर आपको इंक्रीज़ कर दिया। तो फूड प्रोसेसिंग में आपका कैचअप हो गया या जैम वगैरह हो गया, वो सब चीज़ें उसके अंदर बनाई जाती है। उसके बाद आपका जूस वगैरह है, वो जूस वगैरह भी यहाँ पर आपको बनाया जाता है। प्रोक्योरमेंट भी वो लोग करते हैं या कई बार सरकार से लेते हैं, खुद ही प्रोक्योरमेंट वहाँ पर आपको करते हैं। गिन के 5-7 चिप्स जो हैं वो आपको उसके अंदर मिलेगी, हवा मिलती है ना सबसे इंपॉर्टेंट आपको। चलिए अगली खबर की बात करें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, उन्होंने इनकम टैक्स जो अपीलेट ट्रिब्यूनल है उसका उद्घाटन किया है। तो इनकम टैक्स की जो भी आप लोगों के ऊपर इनकम टैक्स लगाया जाता है, इनकम टैक्स में कई बार ये होता है कि लोगों को उनके ऊपर ज़्यादा टैक्सेशन वहाँ पर लगा दिया जाता है कई बार, तो उसके खिलाफ वो लोग इंटरनेट जो इनकम टैक्स ट्रिब्यूनल है उस ट्रिब्यूनल में जाके वहाँ पर आपको अपील करते हैं। तो सेम इस प्रकार का जो इनकम टैक्स जो टैक्स ट्रिब्यूनल है उसको उड़ीसा के अंदर इसका जो इनोग्रेशन किया गया। तो कई बार एक राज्य में एक या कई बार 2-3 राज्य को मिला कि एक ट्रिब्यूनल यहाँ पर आपको होता है। तो ये बेंच वहाँ पर आपको बनाया गया जो बेसिकली जो भी इनकम टैक्स के मामले हैं उनके वहाँ पर आपको जांच करेगा। ठीक है, तो इसका जो कटक बेंच है वो ऑलरेडी आपका 1970 में इस्टेब्लिश हो गया था, अभी फिर उन्होंने नया जो बेंच है उसका यहाँ पर आपका इनोग्रेशन किया है। उसके बाद कुछ इंडाइसिस वगैरह की या कुछ इंडेक्स की यहाँ पर आपको बात करें तो जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है, मानव पूंजी सूचकांक जो है 2020, उसको भी यहाँ पर आपको जारी किया गया और वर्ल्ड बैंक इसको जारी करती है। और टोटल 174 जो कंट्री हैं, 174 दोस्त इसके अंदर पार्टिसिपेट, वो अपना डेटा वहाँ पर आपको शेयर करते हैं। और उसके बाद जो भी ह्यूमन कैपिटल है, मानव जो पूंजी है, वो किस देश में कितने लेवल पे है वो पूरा उसके अंदर स्टडी की जाती है। अगर बात करें टॉपर की तो सिंगापुर, हांगकांग और जापान है, ये 3 कंट्रीज़ उसके अंदर टॉप कंट्रीज़ हैं जिसके अंदर फर्स्ट, सेकंड और थर्ड रैंक है। भारत की स्थिति बड़ी ख़राब है, 174 देशों में 116वें स्थान पे है। हमारा टारगेट था कि 2020 में हम टॉप 100 के अंदर आ जाएंगे बट प्रैक्टिकली इट इज़ नॉट पॉसिबल। ठीक है, और सबसे लास्ट स्थान के अंदर जो सेंट्रल अफ्रीकन जो रिपब्लिक है वो सबसे आखिरी के अंदर यहाँ पर आपको रहा है। अब इसमें 3 पैरामीटर्स होते हैं जिनकी स्टडी यहाँ पर आपको की जाती है HDI के अंदर। तो एक तो है लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ, मतलब जीवन प्रत्याशा उसको हम बोलते हैं कि कोई भी व्यक्ति पैदा होने के बाद देश के अंदर एवरेज जो एज है वो एवरेज आपकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितनी है। जैसे भारत के अंदर जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है इट इज़ 67 ईयर एंड वी वांट टू इंक्रीज इट टू 72 टिल 2025। तो उसके लिए कई सारी योजनाएं लॉन्च की, तो 67 ईयर अभी है, उसको लाइफ एक्सपेक्टेंसी बोला है। जैसे जापान वगैरह है वहाँ पर आपको 70+ वहाँ पर लाइफ एक्सपेक्टेंसी मिल जाएगी। उसके बाद एवरेज एजुकेशनल लेवल है कि उस देश के अंदर जो एजुकेशनल लेवल कितना है। अब इसमें भी 3 अलग अलग पार्ट्स होते हैं कि 5वीं तक कितने बच्चे स्कूल जाते हैं, हायर सेकेंडरी कितने जाते हैं, कॉलेज में कितने लोग पढ़ते हैं।
तो वो एजुकेशन लेवल देखा जाता है। और तीसरा यहाँ पर जो पर कैपिटा इनकम है, जीएनपी जिसको हम बोलते हैं, तो पर कैपिटा इनकम या जो देश के प्रति व्यक्ति आय है उसको यहाँ पर आपको देखा है। तो तीन पैरामीटर्स हैं, तो तीनों जो पैरामीटर हैं उनका वन थर्ड एक तिहाई इसके अंदर यहाँ पर आपको भाग रहता है। ठीक है, तो दिस इज द ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स, जहाँ पर भारत जो है 116वें नंबर पर यहाँ पर अभी है। हाँ भाई जतिन, कहाँ थे अभी तक? ओके, उसका एक नया इनोवेशन इंडेक्स आया, इट्स कॉल्ड द ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2020, वैश्विक नवाचार। अच्छा भूल गए थे, खाना खा लिया? ओके वेरी गुड, है ना। तो 131 जो इकोनॉमी है दुनिया की, तो दुनिया की 131 जो इकोनॉमी है उन 131 इकोनॉमी को बेस करके पूरा जो इंडेक्स है, ये इंडेक्स यहाँ पर आपको बनाया गया है। और इसके अंदर जो स्विट्जरलैंड है, स्विट्जरलैंड बिकेम द नंबर 1, देन स्वीडन, देन अमेरिका, और इंडिया इसके अंदर 48 नंबर पे, 48वें नंबर के ऊपर यहाँ पे स्थित है। और इसको फिर आपका जो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स है, इसको एक कॉर्नेल यूनिवर्सिटी है, वो आपके जो WIPO है, इसको द वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, उसके साथ में मिलके इसको यहाँ पर आपको जारी करता है। इट्स कॉल्ड द ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स। भारत का स्थान 48वां, स्विट्जरलैंड नंबर 1 पे है। WIPO जो है वो कॉर्नेल यूनिवर्सिटी के साथ में मिलकर उसको ऑर्गेनाइज करता है। ठीक है, मेरे क्वेश्चन का मतलब ही नहीं समझा। ओके, उसके बाद कुछ अवार्ड्स की बात करें या कुछ जो सम्मान है उनकी अगर बात करें, तो 21 लाल बहादुर शास्त्री जो अवार्ड है वो अभी इनोग्रेशन ये अवार्ड यहाँ पे दिया। और सुधा मूर्ति नाम की जो वुमन है, उनको यहाँ पर एक राइटर है ना, उनको यहाँ पर 21 लाल बहादुर शास्त्री अवार्ड यहाँ पे दिया गया। और वेंकैया नायडू जो है, मतलब उपराष्ट्रपति जो है, इस अवार्ड को यहाँ पर आपको देते हैं। और मेन जो उसका पर्पज़ है कि लाल बहादुर शास्त्री मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट है आपका, तो वो हर साल जो भी आपके जो राइटिंग वगैरह करते हैं, जो लेखक वगैरह होते हैं, उनको अवार्ड वहाँ पे दिया है। तो 5 लाख रुपए, और 5 लाख रुपए के अलावा एक मोमेंटो और एक जो साइटेशन है, वो साइटेशन यहाँ पर आपको दिया जाता है। तो जो ये जो मूर्ति हैं, जो आपके इन्फोसिस के जो चेयरमैन हैं, तो उनकी वाइफ हैं। और उसके साथ में ये जो इन्फोसिस फाउंडेशन करके एक फिलंथ्रॉपिकल वर्क ये लोग करते हैं, आपके लोगों के भले के लिए काम करते हैं, तो वो प्रोग्राम के अंदर इनको ये राइटिंग भी करती है, और साथ में जो फिलंथ्रॉपी है उसका भी काम इनके द्वारा किया जाता है। हाँ, उनकी वाइफ है, राइट। चलिए अगली खबर की बात करें, तो रमेश पोखरियाल जो निशंक हैं, उनको अभी यहाँ पर वात्स्यायन लाइफ टाइम अचीवमेंट जो अवार्ड है, वो अवार्ड यहाँ पे दिया गया। तो राम शंकर पोखरियाल निशंक, निशंक उनका टाइटल वो साथ में लगाते हैं, तो उनको भी उनके काम के लिए या फिर उसके लिए यहाँ पर यूके की बेस्ड एक ऑर्गेनाइजेशन है आपका वात्स्यायन ऑर्गेनाइजेशन, उन्होंने लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार जो है उससे उनको यहाँ पर आपको सम्मानित किया है। ठीक है, उसके बाद सबसे जो इम्पोर्टेंट है, इट्स बुकर अवार्ड 2020। तो 2020 का बुकर अवार्ड यहाँ पर उसको इशू किया, उसको दिया गया। तो स्कॉटिश एक ऑथर हैं, इट्स कॉल्ड द डॉगलस स्टुअर्ट, इनको ये अवार्ड इस बार मिला है। और उनका जो नावल है, इट्स कॉल्ड द शुगी बैन, उसका नाम है, ये याद करना है यहाँ पे, शुगी बैन नाम है उसका। तो ये नाम शुगी बैन और डगलस स्टुअर्ट, उनको यहाँ पर बुकर अवार्ड यहाँ पर आपको दिया गया। तो 1980s के अंदर जो उन्होंने लिखना वहाँ पर आपको शुरू किया था, तो वो पूरी स्टोरी वगैरह उन्होंने लिखी है। और 1969 में 1969 में पहला जो अवार्ड है, पहला अवार्ड यहाँ पर आपको दिया गया है। ठीक है, और ये जो अवार्ड, ये बेसिकली ऐसे नॉवेल जो इंग्लिश के अंदर होते हैं उनको, या किसी नॉवेल का इंग्लिश ट्रांसलेशन होता है, उनको ये अवार्ड यहाँ पर आपको दिया जाता है। हाँ राइट, ओके। तो नहीं, जतिन मेरा रेगुलर स्टूडेंट है इसलिए बोला, बाकी मैं जो नॉन रेगुलर है उनको मैं कभी टोकता नहीं हूँ, जिसको आना है आओ, जिसको जाना है जाओ। ओके, तो ये हमेशा जो इंग्लिश के अंदर वहाँ पर दिया जाता है, और उसके अंदर उसी साल के अंदर उसको पब्लिश हुआ हो, उसी साल में उसको, तो उसको ये अवार्ड वहाँ पर आपको मिलता है। चलिए फिर डिफेंस की बात करें या सुरक्षा की बात करें, तो जो DRDO है, उन्होंने अपना एक नया जो टॉर्पेडो है, वो नया टॉर्पेडो यहाँ पर लॉन्च किया। इट्स कॉल्ड द वरुणास्त्र, उसका नाम है वरुण अस्त्र। तो उसको अगर शॉर्ट में आप बोलोगे तो वरुणास्त्र उसको बोला जाता है। तो ये एक वरुणास्त्र नाम का एक नया जो टॉर्पेडो है, वो टॉर्पेडो यहाँ पर आपको लॉन्च किया है। और इसको विशाखापट्टनम के अंदर जो इंडियन नेवी की एक जो एक फैक्ट्री है, वहाँ पर इसको एक डॉकयार्ड है, वहाँ पर इसको बनाया गया है। और ये बड़े लेवल पे जो भी टॉर्पेडो है, तो पनडुब्बी वगैरह जो है उनको मारने के लिए या उनके ऊपर अटैक करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। तो इसका जो वेट है 1500 किलो है, और 40 किलोमीटर की रेंज तक वहाँ पर अटैक करता है। 1500 किलो का जो आपका जो वॉरहेड है, इसको जाके वहाँ पर अटैक कर सकती है। और 74 किलोमीटर पर आवर जो है उसके मैक्सिमम यहाँ पर आपको स्पीड है। तो 2016 में ऑलरेडी उसको नेवी में शामिल कर लिया गया था,
लेकिन बराबर लगातार इन चीज़ों का टेस्ट होता है। जैसे आपने कई बार सुना होगा कि आपका जो ब्रह्मोस है उसका लगातार टेस्ट होता है, या अग्नि का टेस्ट होता है। तो ये मिसाइल्स हैं, उनको अलग अलग कंडीशंस में लगातार टेस्ट किया जाता है कि किस कंडीशन में किस प्रकार से वहाँ पे काम करें, तो उसके हिसाब से उनमें जो भी डेवलपमेंट है वो डेवलपमेंट वहाँ पे किया जा सकता है। फिर ब्रह्मोस जो सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, इसका फिर से एक सक्सेसफुल टेस्ट यहाँ पर आपको हुआ है, और इस बार जो है वो अंडमान निकोबार के अंदर इसका टेस्ट किया गया। तो जो ब्रह्मोस हैं उसको अलग अलग जगह से, कि एयर से या आपके वाटर से, लैंड से, अलग अलग जगह से उसको टेस्ट किया जाता है कि कभी भी वॉर में कभी भी ज़रूरत पड़ जाए तो पर्टिकुलर जगह से उसको वहाँ पर आप छोड़ सकते हैं। अगली खबर की बात करें तो सिम्बेक्स 20 एक्सरसाइज जो है वो भारत और सिंगापुर के बीच में ऑर्गेनाइज की गई। तो हर साल ये सिम्बेक्स जो एक्सरसाइज है कंडक्ट की जाती है। दिस इज द 27th एडिशन उसका हुआ था 23 से 25 नवंबर के अंदर, और इसके अंदर बेसिकली इंडिया सिंगापुर दोनों करीबी कंट्री हैं, और सालों से उनके बीच में जो भी रिलेशन वगैरह इस्टेब्लिश है, तो दोनों की आर्मी जो है उनका यहाँ पर आपका जो ट्रेनिंग है या उनका जो एक्सरसाइज है, एक कंबाइन एक्सरसाइज यहाँ पर आपको होता है। ठीक है, अब भारत की तरफ से यहाँ पे जो सिंधुराज सबमरीन है, चेतक हेलीकॉप्टर है, फिर आपका कमोरता जो कार्बेट है, इन सब लोगों ने वहाँ पर इसके अंदर पार्टिसिपेट यहाँ पे किया था। पहला जो ऑर्गेनाइज था सिम्बेक्स जो 1994 में पहला सिंगापुर के अंदर वहाँ पे ऑर्गेनाइज किया था। तब से लगातार हर साल जो सिम्बेक्स है 1994 है, तब से लगातार ऑर्गेनाइज यहाँ पर आपको किया जा रहा है। अगली खबर की बात करें तो सिटमैक्स 2020 जो एक्सरसाइज है ये इंडिया और थाईलैंड के बीच में होती है। तो ये इंडिया और थाईलैंड जो है उसके बीच में सिटमैक्स आपका 2020 ऑर्गेनाइज किया गया, एंड उसके अंदर भारत की तरफ से जो INS कमरोता है और INS जो करमुक है, इसने यहाँ पर पार्टिसिपेट किया। तो कई सारी इंडियन जो मशीनरीज वगैरह हैं, कई सारे आपके नेवी के लोग हैं, नेवी के जो हमारे जो INS हैं, वो कई सारी फ्लीट्स उसके अंदर यहाँ पे पार्टिसिपेट करती हैं। और पहला जो संस्करण था 2019 में था। दिस इज द सेकेंड सेशन, दूसरी बार सिटमैक्स वहाँ पर आपको हुआ है। तो सिटमैक्स बिटवीन द इंडिया एंड थाईलैंड, एंड सिम्बेक्स जो है वो इंडिया और सिंगापुर के बीच में ऑर्गेनाइज होता है। तो ये चीज़ें अब धीरे धीरे स्टार्ट हो गई। लॉकडाउन के कारण ये जितनी भी चीज़ें थी वो सभी चीज़ें बंद हो चुकी थी। अब प्रॉपर तरीके से इनका ऑर्गेनाइजेशन वहाँ पर आपको किया जा रहा है। अगली खबर की बात करें तो इंडिया थाई जो कॉर्पोरेट ऑर्गेनाइज है, तो इंडिया थाई कॉर्पोरेट 30th इंडिया थाई कॉर्पोरेट किया गया। तो ये एक तरह से इंडिया और थाईलैंड के बीच में एक जो हमारी जो नेवी वगैरह होती है, कोस्ट गार्ड वगैरह होती है, उनके बीच में इसको ऑर्गेनाइज किया जाता है। और इसके अंदर बेसिकली जो इंटरनेशनल वाटर है वहाँ पर ये लोग काम करते हैं। तो उसको लेके उनका ट्रेनिंग वगैरह है या उनका जो एक्सरसाइज है उसको लेके यहाँ पर इंडो थाई कॉर्पोरेट के रूप में यहाँ पर आपको उसको ऑर्गेनाइज किया जाता है। तो ये कुछ हुई नेशनल, इंटरनेशनल और डिफेंस वाली न्यूज़। और जब अगला जो लेक्चर इसका होगा कल, तो उसके अंदर MP स्पेशल और दूसरी भी कई सारी जो न्यूज़ हैं वो न्यूज़ यहाँ पर हम कवर करेंगे। बेसिकली इसके अंदर आपका जो वर्चस्व मैगजीन है, तो मैगजीन तो आप पढ़ते ही होंगे, लेकिन मैगजीन के साथ में दूसरी कई सारी जो चीज़ें हैं वो दूसरी कई सारी चीज़ें भी मैं इसके अंदर ऐड करता हूँ ताकि एक्स्ट्रा नॉलेज आपको मिल सके। तो जब भी मैगजीन आएगी तो उसके बाद ये जो क्लास है, ये क्लास हम यहाँ पर आपका ऑर्गेनाइज करेंगे। ठीक है, अब उसके बाद एक चीज़ और मैं आपसे एक डिस्कस करना था कि आई एम प्लानिंग, एक मैं प्लान कर रहा था, जो स्टूडेंट जो फ्री वाले स्टूडेंट हैं, जो जिनके पास प्लस नहीं है, तो उन लोगों के लिए आई विल ट्राई कि एक पूरा प्री का एक कोर्स है, एक प्री का कोर्स वहाँ पर ऑर्गेनाइज किया जाए जिसमें पूरा जो प्री का सिलेबस है वो फ्री ऑफ कॉस्ट में मैं उसके अंदर पूरा कोर्स मैं आपको पढ़ाऊँगा। लेकिन उसके अंदर इंटरेस्टेड बच्चे बहुत कम हैं। तो अगर कोई बच्चा अगर उसके अंदर इंटरेस्टेड है, जो वो फ्री वाला कोर्स पढ़ना चाहते हैं प्लस के अलावा, तो वो लोग मुझे अनअकैडमी का जो ऐप है, उस ऐप के ऊपर जो मैसेज वाला ऑप्शन है वहाँ पर जाके अपना कंफर्मेशन दे सकते हैं कि हम लोग उसके अंदर इंटरेस्टेड है। अगर उसके अंदर मोर देन 150 स्टूडेंट अगर इंटरेस्टेड रहेंगे तो ही मैं उसको स्टार्ट करूँगा, क्योंकि अगर 150 बच्चे स्टार्ट करते हैं तो आखिरी में आते आते 30 बच्चे उसके अंदर बचेंगे, 25-30 बच्चे बचेंगे, बाकी 70-80% बच्चे वहाँ पर आपको चले जाएंगे, है ना। जीवन चौधरी, कहाँ हो आप? वेयर इज जीवन चौधरी? हम्म। तो जीवन चौधरी एक ऐसा स्टूडेंट है जो मुझे पिछले 1.5 साल से मैसेज कर रहा है, सर पढ़ा दो पढ़ा दो पढ़ा दो, लेकिन कभी क्लास में नहीं आता। अभी भी लास्ट में आया, तो 1.5 साल से इसके मैसेज मेरे पास आ रहे हैं, लेकिन कभी भी उसने क्लास अटेंड नहीं किया, कभी नहीं किया। बस मैसेज जरूर करता है, हर 2-4 महीने में मैसेज आ जाता है उसका, सर पढ़ना है, कुछ करना है, बट कभी भी पढ़ता नहीं है वो, है ना। तो ऐसा मत करो जीवन, अपने जीवन के साथ में ऐसा मत करो। तुम अपना जीवन लेके मेरे पास आ जाओ,
तो मैं तुमको सेलेक्ट करवा दूंगा। चलो, तो प्लस के लिए आप मेरा जो कोड है, यू कैन यूज़ माई कोड पवन लाइव प्लस सब्सक्रिप्शन के लिए। और देखते हैं अगर बच्चे, अगर 150 नॉन प्लस वाले बच्चे आते तो ही उसको मैं स्टार्ट करूँगा, है ना। वो डायलॉग सुना होगा ना, कौन क्या नाम था उसका, राइमा, मेरे जीवन में आ रही हो, मैं अपना जीवन लेके तुम्हारे पास आ रहा हूँ। डायलॉग याद है कि नहीं है? समा समा समा, मेरे जीवन में आ रही हो, मैं अपना जीवन लेके तुम्हारे पास आ रहा हूँ। ठीक है, चलिए। सो यू कैन यूज़ कोड द पवन लाइव फॉर द प्लस सब्सक्रिप्शन। और जो कोर्सेज मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि पेपर 1, 2, 3 के लिए कौन कौन से कोर्सेज चल रहे हैं। पेपर 1 के लिए 2 कोर्सेज चल रहे हैं प्लस में, पेपर 2 के लिए जो है वो एक कोर्स चल रहा है, पेपर 3 का जो कोर्स है वो भी अब कुछ टाइम के अंदर यहाँ पर आपको स्टार्ट होने लग जाता है ना। चलिए, सो दैट्स अबाउट दिस लेक्चर। अच्छा, अर्पित कर दिया है, तभी तो तुम रोज लेक्चर में आते हो, कभी कभी लेक्चर में दिखते हो। तुम्हारा अर्पण कहीं और हो रहा है, यहाँ नहीं हो रहा। ये जो तुम्हारा अर्पण है, ये समर्पण कहीं और हो चुका है, तो वहाँ से निकालो उस जीवन को और जीवन इधर लगाओ, है ना। चलिए, सो दैट्स ऑल दिस लेक्चर। थैंक यू।